नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पंचायतों में आरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है। एससी वर्ग को आरक्षण, महिलाओं को, ओबीसी को किस तरह से आरक्षित किया जाता है, संविधान में इसका क्या प्रावधान है, कब किया गया, और आप इससे सहज ही अनुमान लगा पाएंगे कि आपके गाँव में जो पंचायत का चुनाव होने वाला है, यानी ग्राम प्रधानी का या सरपंच कहें तो, उसमें पहले कौन सी सीट थी और कौन सी सीट आने की संभावना है, ये आज आप जान जाएंगे। तो मैं जो भी बताऊंगा एकदम किताबों से पढ़ी हुई एथेंटिक बात बताऊंगा, यानी पूरी सत्य है बात। तो आप अच्छे से इसको देखिए और समझिए कि पंचायत में आरक्षण यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था कैसे की गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फैक्ट जान लें थोड़ा सा, क्योंकि बिना फैक्ट जाने हम पूरी बात समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ मतलब पूरे भारत में, उसके भी पहले जब संविधान बन रहा था तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में ये वर्णन किया गया कि पंचायतों का गठन किया जाएगा भविष्य में, यानी वहाँ की राज्य सरकारें चाहेंगी तो पंचायतों की व्यवस्था करेंगी। उस समय मतलब संविधान में ये कंपलसरी नहीं किया गया कि अनिवार्य रूप से करना ही करना है, ज़रूरत के अनुसार करेंगी। तो 1959 में ही शुरू हो गया था। 2 अक्टूबर को नागौर में, राजस्थान में पंचायत का पहला वहाँ पे मामला आया, मतलब पंचायत का गठन हुआ। फिर पूरे राज्यों में हुआ। पूरे राज्यों में अपने अनुसार राज्य अपने अपने हिसाब से चलाते रहे। उसका कोई संविधान में वर्णन नहीं था। संविधान में इसका वर्णन किया गया कब? 1992 में। 1992 में एक संविधान संशोधन बिल लाया गया जिसका नाम है 73वां संविधान संशोधन विधेयक, जो अधिनियम बन गया 1992 में, और 93 से ये पूरे भारत में लागू हो गया। तब जाकर के पंचायतों के बारे में सारी चीज़ें संविधान में लिखी गई, यानी अब ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो जो हमारा संविधान है उस संविधान में एक भाग जोड़ा गया। भाग क्या है? भाग 9। तो भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। तो संविधान में कुल 22 भाग हैं, ठीक है। इन 22 भागों में 9वें भाग में पंचायत का वर्णन है। तो यहाँ ऐसे लिखा गया है पंचायतें। इसके अलावा 12 अनुसूची है। तो उन 12 अनुसूचियों में 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत के लिए है, स्थानीय प्रशासन के लिए है, और 12वीं अनुसूची नगर के लिए, यानी 11वीं अनुसूची गांव के लिए है और 12वीं अनुसूची शहरों के लिए है। इसके अलावा जो अनुच्छेद जोड़ा गया वो क्या है? आर्टिकल, वो है 243। अब इसमें 243 में क ख से शुरू कर दीजिए तो इसमें अणा तक जाता है, यानी लगभग 15 अनुच्छेद हैं। 243 को ही फैला दिया गया। ये है प्रावधान, जो कि संविधान में वर्णन हो गया, इसलिए ये संवैधानिक व्यवस्था हो गई। और 1900 ये कब किया गया? तो 1992 में किया गया, और 1993 से ये पूरे भारत में लागू हो गया। 24 अप्रैल से 24 अप्रैल से पूरे भारत में लागू है। इसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो 73वां संशोधन। 73वां संशोधन, ये फैक्ट है, इतना आपको याद रखना है। अब इसके अलावा हम आपको बताएंगे आज का जो हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन, यानी कि आरक्षण। तो जो अनुच्छेद 243 में 15 आर्टिकल हैं फैला करके, इसमें 243D या इसी को क ख घ कह सकते हैं हिंदी में, मतलब अल्फ़ाबेट में क ख वर्णमाला की बात करेंगे तो घ नंबर, यानी कि चौथा आर्टिकल, और इंग्लिश में पढ़ेंगे ABCD तो D, यानी कि 243D यानी कि चौथा आर्टिकल में ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण यानी रिजर्वेशन। अब इसमें आरक्षण की व्यवस्था क्या की गई है तो हम आपके आगे दिखाते हैं अच्छे से। देखिए, अनुच्छेद 243D 73वां संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत है ना, यही तो होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है जिसे BDC बोलते हैं, और जिला पंचायत का चुनाव होता है एक ही साथ। तो इन सब के लिए सीटों के आरक्षण एक निश्चित आबादी के अनुपात में अनिवार्य है, जिसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं 1/3 सीट पर होनी चाहिए। OBC आरक्षण के लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्यों को इसे लागू करने का विकल्प दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने सन 2000 में पंचायत राज कानून में संशोधन करके OBC के लिए आरक्षण जोड़ा। तो भारत के संविधान में कितने लोगों को आरक्षण दिया गया है पंचायतों के लिए? तो उसमें ये है, सबसे पहला आरक्षण है ST महिला,
यानी जनजातीय महिला, एसटी महिला के लिए है, एससी महिला और पुरुष के लिए है, यानी यहाँ भी महिला पुरुष, यहाँ भी महिला पुरुष, ओबीसी महिला पुरुष। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में हर राज्यों ने लगभग अपने यहाँ ओबीसी आरक्षण भी दिया। संविधान में इसका वर्णन तो नहीं था, यह संविधान में था एससी एसटी और महिला के लिए, और राज्य चाहेंगे तो ओबीसी को भी दे सकते हैं, तो हर राज्यों ने लगभग किया है। तो इस समय ओबीसी महिला पुरुष और सामान्य महिला पुरुष और सामान्य आरक्षित सीट, तो ये क्रम है, और ये जो क्रम है वो चक्रानुक्रम है। चक्रानुक्रम का मतलब होता है कि अगर एक गांव में इस वर्ष 80 महिला सीट है तो अगली बार 80 नहीं होगी, अगली बार ओबीसी हो जाएगी सीट या अनारक्षित हो जाएगी सीट, ये समझिए। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, जो संविधान में आरक्षण की बात की गई है उसको एकदम व्यवहारिक ढंग से समझिए। कुछ महत्वपूर्ण बात देखिए, एससी को आरक्षण दिया गया है, एसटी को आरक्षण दिया गया है, और किसको आरक्षण दिया गया है? महिला। इसका मतलब पुरुष को आरक्षण नहीं दिया गया है, बिल्कुल सही, पुरुष को आरक्षण नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो उच्च जाति के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और उसके नीचे आप वैश्य में आते हैं, मतलब केसरवानी, इस तरह से, तो उनको भी आरक्षण नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर एक जो अगला वो बनाया गया है, कैटेगरी बनाई गई है, उसका नाम रखा गया है अनारक्षित। मतलब इसका ये होता है कि जैसे कोई सीट अनारक्षित है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मतलब अनारक्षित का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए रखी गई है, नहीं, वो सब के लिए है। अनारक्षित का मतलब वो रिजर्व नहीं है, इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मतलब किसी भी वर्ग की महिला लड़ सकती है, पुरुष लड़ सकता है, कोई भी विकलांग लड़ सकता है, थर्ड जेंडर का है वो भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है। यहाँ पर पुरुषों के लिए आरक्षण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संविधान, मतलब इसमें ये नहीं है कि इस बार ओबीसी पुरुष के लिए सीट आरक्षित है, नहीं, ओबीसी महिला के लिए सीट आरक्षित होगी, एससी महिला के लिए सीट आरक्षित होगी, एसटी महिला के लिए आरक्षित होगी, सामान्य महिला के लिए भी आरक्षित होगी। मतलब इस कैटेगरी में महिला के लिए भी हो सकती है, कोई भी महिला लड़ सकती है, लेकिन पुरुष के लिए स्पेशल आरक्षित नहीं होगी। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ एससी में भी 2 हैं महिला पुरुष, एसटी में भी 2 हैं महिला पुरुष। आगे दिखाइए, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। जैसे आरक्षण के प्रकार में देखिए, एससी आरक्षित अगर सीट है तो उसमें एससी पुरुष भी लड़ सकता है और एससी महिला भी लड़ सकती है। लेकिन अगर स्पेशल एससी महिला आरक्षित है, यानी महिला का नाम ले लिया गया है, तो उसमें केवल महिला लड़ेगी, पुरुष नहीं लड़ेगा। और कौन सी महिला लड़ेगी? एससी महिला लड़ेगी। इसी तरह से अगर ओबीसी आरक्षित है, महिला का नाम नहीं लिया गया है, तो वहाँ पुरुष भी लड़ सकता है, महिला भी। कौन पुरुष? महिला आरक्षित, मतलब ओबीसी की। इसी तरह से ओबीसी अगर महिला के लिए आरक्षित है, महिला के लिए, तो ओबीसी यहाँ पे क्या लिखा है? ओबीसी महिला के लिए, यहाँ उल्टा हो गया है, तो केवल महिला चुनाव लड़ेगी, पुरुष चुनाव नहीं लड़ेगा। इसी तरह से जनरल अनारक्षित है तो कोई भी पुरुष या महिला लड़ सकती है। अब आपकी बात समझ में आ गई? यानी अनारक्षित सीट है तो वहाँ कोई भी लड़ सकता है, ओबीसी आरक्षित है तो वहाँ ओबीसी के ही लोग लड़ेंगे। और सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ कि जो महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है 1/3 या 33% कह सकते हैं, 1/3, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस गांव में 9 सीट है, मतलब सदस्यों की, या यूँ कहें कि उस गांव में मान लीजिए कि 9 बार चुनाव हुआ, तो उसमें 3 बार या 3 महिला अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और 6 पुरुष। जैसे मैं वार्ड मेंबर की ही बात कर लेता हूँ, मान लीजिए 9 वार्ड मेंबर हैं, तो उस 9 वार्ड मेंबर में 3 कम से कम महिला होनी चाहिए, कम से कम महिला। 3 से ज़्यादा हो जाए चलेगी, कुल की कुल हो जाए वो भी चलेगी, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना आरक्षण दिया ही गया है। क्योंकि 3 तो आरक्षण से आई हैं, इसके अलावा इसमें भी वो लड़ सकती हैं, पुरुष वाले में भी, तो उसमें भी वो जीत सकती हैं। तो ये है। इसी तरह से अगर एससी में है, एससी में मान लीजिए 3 बार आया, मतलब चक्रानुक्रम आया, एक बार एससी, फिर एक बार ओबीसी, फिर एक बार अनारक्षित। तो एससी में अगर
3 बार मान लीजिए आ गया है उस गांव में, तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम 1 बार महिला के लिए ज़रूर निश्चित रूप से आई हुई है और 2 बार महिला पुरुष दोनों के लिए। यानी अगर ऐसे समझिए 3 बार चुनाव हुआ, यानी 3 बार सीट आरक्षित हुई एससी के लिए, तो इसका मतलब कि 1 बार अवश्य महिला के लिए आरक्षित हुई है और 2 बार दोनों के लिए, मतलब महिला पुरुष दोनों के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि 3 के तीनों बार महिला हो सकती है प्रधान, लेकिन 3 के तीनों बार पुरुष नहीं हो सकते। पुरुष 2 ही बार होंगे, क्योंकि यहाँ 1 बार आरक्षित है, यहाँ पुरुष लड़ ही नहीं सकते। क्लियर? ऐसे ही ओबीसी में है, ऐसे ही अनारक्षित जो सामान्य सीट है वहाँ भी अगर 3 बार मान लीजिए अनारक्षित आई है तो वहाँ 1 बार कंपलसरी है कि महिला रहेगी ही और 2 बार महिला पुरुष दोनों। तो आप समझ गए ना, चक्रानुक्रम व्यवस्था है, चक्रानुक्रम पद्धति इसको बोलते हैं। संविधान में इसका वर्णन है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रोटेशन। मतलब ये चक्र घूमता रहेगा ऐसे ऐसे। जैसे एक ज़िले में 100 गांव हैं, 100 गांव, तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि अगर एससी इस बार है तो 100 के 100 गांव में एससी सीट हो जाएगी, फिर अगली पंचवर्षीय 100 के 100 गांव में ओबीसी सीट हो जाएगी, फिर अगली पंचवर्षीय 100 के 100 गांव में अनारक्षित सीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। 100 सीटें हैं तो कुछ जगह पे एससी जो आरक्षण दिया गया है लगभग 1/3 महिलाओं के लिए, यानी 100 में 33 तो महिला होंगी, कंपलसरी है। अब ये 33 महिला एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य, इन तीनों से आएंगी। तो कुल मिला के एक समय में हर जगह एक ही सीट नहीं रहेगी, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। प्लस एक ही स्थान पे वही बार बार नहीं रहेगी, ये भी ध्यान दिया जाएगा। इस बार एक्स गांव में अगर मान लीजिए एससी है तो वाई गांव में एसटी है, तो जेड गांव में ओबीसी है, फिर मान लीजिए ए गांव में अनारक्षित है। ऐसे होगा, एक ही समय में सब जगह सेम नहीं होगा। अब फिर से जब अगली बार चुनाव होगा तो यहाँ एक्स में कभी भी एससी नहीं रहेगा, इन तीनों में कोई भी हो सकता है। ठीक है? और ये जो जनगणना देखा जाता है, अनुपात किस रेशियो में वहाँ पे सीटों का निर्धारण किया गया है, तो वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार हो रहा है, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना के कारण हो नहीं पाई, तो इसका आधार वर्ष जो है वो 2011 रखा गया है। तो 2011 में जो सिस्टम बनाया गया था, यानी जितनी सीटें आरक्षित कर दी गई थी उसी अनुसार इस बार होगी और ये चक्र बदल जाएगा। इसका मतलब आपके गांव में जो भी सीट है वो इस बार नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी, उसके अलावा बाकी तीनों में कोई भी हो सकती हैं। कौन होगी ये निश्चित नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस बार आपके गांव में ओबीसी सीट थी, इसके पहले एससी सीट थी, तो निश्चित तौर पे कि अब अगले पंचवर्षीय में इन दोनों में कोई नहीं रहेगी, तीसरी हो सकती है। अगर एसटी है वहाँ पे तो एसटी हो सकती है, अथवा अनारक्षित हो जाएगी, यानी कि सामान्य हो जाएगी, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और अगर सामान्य है तो फिर आगे सामान्य नहीं रहेगी, इनमें से कुछ होगा। ठीक, चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने इतने आसानी से आपको समझाया, आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।